हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ हाइपोथेसिस। हमने पिछली बार पढ़ा था। हम हाइपोथेसिस लेके चलते हैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और सबसे पहले हम जो बनाते हैं वो बनाते हैं नल हाइपोथेसिस। सो पी वैल्यू प्रोबेबिलिटी होती है मेरी नल हाइपोथेसिस की। तो क्या इसको एक्सेप्ट करना चाहिए नल को या नहीं? अब उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल टेस्ट होते हैं और उन टेस्ट को आज हम यहाँ पे देखें। सो आज का टॉपिक लेके चले तो काई स्क्वायर टेस्ट। वैसे तो हम इसमें सारे का सारे कवर करेंगे, पर काई स्क्वायर, इसको ची स्क्वायर भी बोलते हैं, काई स्क्वायर भी बोलते हैं, इसको हम डीपली देखेंगे। सबसे पहले जब हम हाइपोथेसिस एनालिसिस करते हैं तो कौन सा टेस्ट हमें यूज करना है? तो हमारे पास मल्टीपल टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ एक बताया गया है कि अगर पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और स्टैंडर्ड एविएशन हमें दिया गया है या हमें पता है स्टैंडर्ड एविएशन क्या है, तो हम जी टेस्ट को यूज करेंगे। सो जी टेस्ट मींस स्टैंडर्ड एविएशन पता है मुझे, पॉपुलेशन बड़ी है। सेकेंड इज पॉपुलेशन छोटी है या मेरे पास स्टैंडर्ड एविएशन ही नहीं है, तो मैं टी टेस्ट को यूज करूंगा। अब मुझे ये देखना है कि जो मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यूज आनी चाहिए और जो मैंने ऑब्जर्व करी है, दोनों की कंपैटिबिलिटी है भी है या नहीं है। मैं ऑब्जर्व करके चल रहा था, कुछ और वैल्यू मैंने मान लिया था, एक्सपेक्ट किया था कुछ और वैल्यू, पर रिजल्ट में कुछ और गई। उन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, क्या मुझे वो एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दिस इज काई टेस्ट। और अगर मुझे सैंपल वेरिएशंस लेनी है तो दैट इज एफ टेस्ट। चलो हम स्टेप बाय स्टेप इन सबको देखते हैं। सबसे पहला है कि स्टेप्स इन्वॉल्व इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जब मुझे हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करनी है, मेरे पास क्या क्या स्टेप्स गिवन है? पहला, मुझे एक नल हाइपोथेसिस रखना है और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रखना है। नल का मीनिंग है मैं मान लेता हूँ कि किसी की एक दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं है, दिस इज माय नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव का मीनिंग मैं मान लेता हूँ कि डिपेंडेंसी है। दूसरा जो मेन पॉइंट होता है, हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ देते हैं कि जैसे पी वैल्यू अगर 5% आ गई है तो 10% आ गई है तो 1% आ गई है, तो क्या हम इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे? हम एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखते हैं कि अगर हमारा नल हाइपोथेसिस इतने परसेंट में आ रहा है तो क्या मुझे उसको इस प्रायोरिटी देनी है या नहीं देनी है। उसके बाद मैं ये डिफाइन करता हूँ मुझे कौन सा टेस्ट यूज करना है। सो अभी पिछले स्लाइड में मैंने वेरियस टेस्ट बताए थे। उसके बाद फाइंड आउट द वैल्यू। मुझे जो फॉर्मूले दिए गए हैं उस टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं उसकी वैल्यू फाइंड करूंगा। हर टेस्ट का कुछ टेबल वैल्यू होती है, तो टेबल वैल्यू वो हमें बने ये गिवन है, स्टैटिस्टिक्स ने हमें ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कि 5% है तो हम वैल्यू यूज करेंगे 1.96। 1% अगर मैं लेके चल रहा हूँ तो मैं वैल्यू यूज करूंगा 2.5 है। तो ये हम बाद में प्रैक्टिकल जब देख करेंगे तो हम ये देखेंगे। उसके बाद हम डिसीजन लेंगे क्या मुझे नल हाइपोथेसिस रखना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। अगर कंप्यूटेड वैल्यू जो मेरी आई है वो टेबल वैल्यू से छोटी है तो मैं नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लूंगा। पर अगर मेरी कंप्यूटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी हो गई तो मैं उस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दूंगा। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो अल्टरनेटिव अपने आप ही एक्सेप्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करें जी टेस्ट की। इन जी टेस्ट द सैंपल इज अज्यूम्ड टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सबसे पहले मैं ये एक अजम्पशन है कि जो सारा का सारा सैंपल है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसमें कोई वेट नहीं होता, किसी को हाई प्रायोरिटी नहीं होती, एवरीथिंग इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। A z-score is calculated with population parameters such as population mean या population की standard deviation। तो सबसे पहले ये बताया गया था अगर मुझे standard deviation पता है तो ही मैं इसको यूज करूंगा, तो वो मुझे गिवन होनी चाहिए। अब हम नीचे देखें, जी टेस्ट का जो फॉर्मूला है, z इक्वल टू x का मीन माइनस
ये म्यू बोलते हैं, म्यू नॉट डिवाइड बाय ये सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन। सो इस फॉर्मूले को मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है। मैं मानता हूँ यहाँ पे हम पहले इनका देख ले मीनिंग क्या है। एक्स के ऊपर बार का मीनिंग होता है मीन ऑफ सैंपल, म्यू का मीन होता है पूरे पॉपुलेशन का मीन, सैंपल जितना मैं टेस्ट करने के लिए लिया वो, और पॉपुलेशन मीन कंप्लीट पॉपुलेशन का मीन, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन किसकी, पॉपुलेशन की, सैंपल की नहीं, पूरी पॉपुलेशन की, और एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मैंने कितनी ऑब्जर्वेशंस करी है। अब हम इसका सम देखते हैं। लेफ्ट साइड में देखो हाइपोथेसिस गिवन है, एक्स मीन मुझे गिवन है 80, पॉपुलेशन का मीन मुझे गिवन है 100, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 2.3 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मुझे गिवन है 33। अब मुझे ये फाइंड करना है कि मैं ये जो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। तो इसका फॉर्मूला हमने पिछले पेज में पढ़ा था, उस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे वैल्यूज रख देता हूँ। एक्स बार की वैल्यू 80 गिवन है -100, सो डिवाइड बाय सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन 2.3 डिवाइड बाय, सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 33। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 80 माइनस 100, ये मेरा आ गया -20 आ जाएगा, -20 अपॉन 2.3 अपॉन, जब हम नीचे वाले को सॉल्व करेंगे और ऊपर वाले को सॉल्व करते करते हमारे पास जो एट द एंड जो सपोज करो रिजल्ट मेरे पास आ गया 1.99। अगर ये मेरा 1.99 रिजल्ट आया तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ कि अगर मैं 5% लेके चल रहा हूँ तो 5% से ऊपर अगर वैल्यू चली जाएगी हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया 1.99। तो जी टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दूंगा क्योंकि मेरी वैल्यू 1.96 यहाँ से छोटी आनी चाहिए थी, पर कैलकुलेशन के बाद मेरे पास वैल्यू आई 1.99, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रिजेक्ट करता हूँ। सो दिस इज वे कि जी टेस्ट से हम ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है तो हम ये फॉर्मूले से नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये जब हम पाइथन करेंगे तो पाइथन में स्काईकिट लाइब्रेरी में बना बनाया फंक्शन होता है, हमें सिर्फ फंक्शन ही कॉल करना होता है वहां पे। सेकंड इज टी टेस्ट। टी टेस्ट को एक स्टैटिस्टिशियन थे डब्ल्यू गोसेल, उन्होंने ये फॉर्मुलेट किया। A t-test is used to compare the mean of two given samples। दो सैंपल्स गिवन है, उनका मुझे मीन कंपेयर करना है। तो जैसे हम जी टेस्ट में किया है वैसे ही टी टेस्ट में हम अज्यूम करते हैं कि सारी के सारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है सैंपल में। सो ए टी टेस्ट इज यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन पैरामीटर्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट नोन। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। फॉर्मूला टी का क्या है, एक्स 1 की बार माइनस x2 की बार, और ये s1 स्क्वायर n1 प्लस s2 स्क्वायर n1 और इनका इकट्ठा स्क्वायर रूट। सो यहाँ पे बस आपको फॉर्मूला याद करना है। और सबसे पहली वाली लाइन का क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है डिफरेंस बिटवीन मीन्स, x1 और x2 के मीन का क्या डिफरेंस आ रहा है। और फिर S1 S2 ये वेरिएंस है मेरे, और N1 N2 मेरे सैंपल साइज है। So where x1 bar means mean of sample 1, x2 means mean of sample 2, N1 is number of subjects in sample 1, N2 is number of subjects in sample 2, S1 square और S2 squares की फॉर्मूले हमें गिवन है, it is sigma of x1 minus so x1, ठीक है। तो ये कुछ हमें फॉर्मूलाज की बना है, अगर हमारे पास इन सभी वेरिएबल्स की वैल्यू हो मैं फॉर्मूला में पुट करूंगा और मेरा रिजल्ट आ जाएगा। दिस इज टी टेस्ट और ये उसका फॉर्मूला।
काई स्क्वायर टेस्ट बोले या ची स्क्वायर टेस्ट बोले, ये कॉमनली यूज्ड होता है कि मल्टीपल कैटेगरीज के वेरिएबल्स हैं, उनमें आपस में रिलेशनशिप कैसा है। नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट तब भी करेंगे अगर रिलेशनशिप में नल हाइपोथेसिस में मान के चलता हूँ कि x1 का x2 पे कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। तो रिलेशनशिप है या नहीं है वेरिएबल्स का, उसके लिए टेस्ट के लिए बना है chi-square टेस्ट। So this test compare difference between expected data and observed data. If data is same, अगर data same है तो हम nine hypothesis को accept कर लेते हैं। इसका भी एक फॉर्मूला है, ये पियर्सन ने हमें दिया था। तो पियर्सन का ये फॉर्मूला है, क्योंकि स्क्वायर है तो इसका रिजल्ट स्क्वायर में आएगा, तो इट इज स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा ऑफ आई की वैल्यू देखो 1 to n मूव करेगी। अगर मेरे पास n ऑब्जर्वेशंस हैं, O means original, E means expected. So original minus expected का square और divide by expected. So the usual rule of thumb is that the chi-square test is not suitable when expected values in any cell of the table given margins is below 5. अगर 5 या 5 से छोटा कोई मार्जिन आ रहा है, हम इसको यूज नहीं करेंगे। सो ये प्रैक्टिकल में काफी यूज होता है, तो ये हमें बस फॉर्मूला यहाँ पे इसको याद करना है। तो हम इसको थोड़ा सा डीपली देखते हैं, ये वैल्यूज कैसे निकालता है। एक सैंपल मुझे गिवन है, वही sampled and collected data and its comes out below। 13 मेल और 7 फीमेल आई। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेल और फीमेल रेशियो बराबर है। दिस इज माय एक्सपेक्टेशंस। जब मैंने ओरिजिनल कैलकुलेट करा तो मैंने देखा कि मेल की वैल्यू 13 है और फीमेल की वैल्यू 7 है। अब क्या मुझे जो नल हाइपोथेसिस है वो ये कह रहा था कि मेल और फीमेल बराबर बराबर ही हैं, या मुझे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। ओरिजिनल में क्योंकि डाटा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो क्या मुझे इन वैल्यूज को मेल 13 है फीमेल 7 है, पर मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू 10 की थी। तो अब हम इसको chi-square टेस्ट के थ्रू देखते हैं। नीचे वाला देखिए टेबल, मैंने क्या कहा कि 13 मेल ऑब्जर्व हुए हैं, 7 फीमेल हुए हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू 3 थी। तो ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का मैंने यहाँ पे निकाल दिया, तो ऊपर वाले का 3 आया, नीचे वाले का -3 आया। आखिर हम chi-square इसीलिए लेते हैं क्योंकि अगर मैं इन दोनों को सम कर दूंगा तो 0 आ जाएगा, तो 0 नहीं लेना है, एरर है इनमें, तो मैं इनका स्क्वायर करता हूँ। तो इट्स ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर आ गया, तो वैल्यू 99 आ गई। अब 99 वैल्यू को मैंने क्या किया, डिवाइड बाय ई, एक्सपेक्टेड से डिवाइड भी करना है। सो एज पर फॉर्मूला, तो मैंने इसको डिवाइड किया 9 डिवाइड बाय 10.9, 9 डिवाइड बाय 10.9, 0.9 आ गया। तो x ये जो मेरा बना, क्योंकि इन दोनों का सम करना था, इट इज सिग्मा, तो सिग्मा मेरा बना 1.8। अब chi-square में मुझे टेबल गिवन है। सबसे पहली चीज, मुझे यहाँ पे टेबल गिवन है और मैं यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मीनिंग होता है कि कितनी कैटेगरीज है, -1। यहाँ पे मेल फीमेल 2 कैटेगरीज थी और कैटेगरी ए -1 कर देंगे तो आंसर 1 आएगा। तो मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ही है, मैं एक ही चॉइस ले सकता हूँ यहाँ पे, या मेल या फीमेल। एक टेबल हमें गिवन होता है, इस टेबल को हम बोलते हैं chi-square टेबल। chi-square टेबल में प्रोबेबिलिटी लेवल्स को हम अल्फा कहते हैं और 0.05 को हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। तो 0.05 टेबल में चेक करूं और लेफ्ट साइड में डीएफ में जो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था, ये 1 है मेरे पास। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 में 0.05 की वैल्यू आ रही है 3.841। सो दिस इज द वैल्यू एज पर दिस टेबल। ओके, तो इसको हम अल्फा मानते हैं 0.05 को, क्योंकि ये मेरी बेस्ट वैल्यू गिनी जाती है। अब मेरी कैलकुलेटेड chi-square वैल्यू जो है वो क्या है, दैट इज 1.8, और जो क्रिटिकल वैल्यू जो मुझे चार्ट से मिली वो है 3.5। सो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू, इफ कैलकुलेटेड chi-square वैल्यू लेस देन इक्वल टू वैल्यू इन चार्ट,
तो चार्ट की वैल्यू से अगर ये कम है, जैसे मेरी 1.8 इज लेस देन 3.5, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो नल हाइपोथेसिस मींस ऑब्जेक्ट इक्वल टू एक्सपेक्टेड। जो ऑब्जर्व्ड है वही एक्सपेक्टेड था, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मीनिंग था कि जो ऑब्जर्व्ड है वो एक्सपेक्टेड नहीं था। सो यहाँ पे मैं ये अज्यूम करता हूँ कि चाहे 13 मेल आए, चाहे 7 फीमेल आई, पर अज्यूम था 10-10 का, फिर भी एरर को कंसीडर करते हुए इतनी एरर हो सकती है डाटा में, हम इस नल हाइपोथेसिस को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि काई स्क्वायर टेस्ट हमें उसको एक्सेप्ट करने को कह रहा है। काई स्क्वायर टेस्ट का दूसरा एक और रूल होता है कि हम फ्रीडम को मेजर करते हैं एक टेबल की फॉर्म में। हम एक कंटीजेंसी टेबल बनाते हैं, हम नीचे देखिए कंटीजेंसी टेबल इसको बोलते हैं, कि हमें सेक्स कह दीजिए, जेंडर कह दीजिए, एक नीचे का जो रोज है ये मेरे सेक्स और जेंडर से मैं डिनोट करूंगा, और हार्डनेस, हैंडेडनेस जो है वो मैं यहाँ पे कॉलम्स में डिनोट करूंगा। सो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, मेल फीमेल, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अगर अपने डाटा को टेबल में फॉर्म कर लिया है, दिस इज कॉन्टिजेंसी टेबल। और उसी तरीके से राइट साइड का अगर आप टेबल देखिए, व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, सो ए बी सी मेरे पास अलग अलग डाटा है, व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, नो कॉलर का। तो इस तरीके से मैं अगर टेबल में मैं डिफाइन कर दूं, रो और कॉलम में मैं वैल्यूज को फिट कर दूं, तो उसको हम बोलते हैं कंटीजेंसी टेबल। अब मुझे का स्केयर टेस्ट निकालना है एक टेबल का। स्टेप वन क्या होता है कि मैं एक नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। नल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि कोई भी रिलेशन नहीं है जेंडर और फेवरेट पार्टी के बीच। अब सपोज करो मैं यहाँ पे एक निकाल रहा हूँ कि जेंडर और फेवरेट पार्टी के बीच कोई रिलेशनशिप है। नल हाइपोथेसिस का ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है कि फीमेल हो या फीमेल हो और किस पार्टी को वोट कर रहे हैं, इसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। दिस इज नल हाइपोथेसिस। अगर हमारी कैलकुलेटेड काई स्क्वायर वैल्यू लेस देन इक्वल टू वैल्यू इन चार्ट, अगर चार्ट की वैल्यू से कम आ गई, तो हम नल हाइपोथेसिस का हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। पर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम तब लेके आएंगे जब हम देख लेंगे कि जेंडर का रूलिंग पार्टी, जेंडर का वोटिंग, जिस भी पार्टी को वोट कर रहे हैं उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया कि 50 मेल्स बीजेपी को वोट कर रहे हैं, 100 कांग्रेस को कर रहे हैं, 20 आपको कर रहे हैं, टोटल 270 हो गया। मैं फीमेल डाटा लेके आ रहा हूँ, जो मैंने सैंपल लिया है, 13 फीमेल्स बीजेपी को वोट कर रही है, 20 कांग्रेस को, 180 आपको। सो इन दोनों का जो टोटल हुआ दैट इज 500। ओके, सो बीजेपी के टोटल वोटर मेल प्लस फीमेल 180 हो गए, कांग्रेस के टोटल वोटर 120 हो गए, और आपके टोटल वोटर 200 हो गए, और इन सबको प्लस करेंगे देन दिस इज 500। अब मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना चाहता हूँ, वो तो ऑफसेट वैल्यू थे। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलेगी, ये राइट साइड में फॉर्मूला देखो, एक्सपेक्टेड रो कॉमा कॉलम, क्योंकि मैं कंटीजेंसी टेबल्स के ऊपर हूँ तो मैं रो कॉलम में बात करूंगा। सो एन रो मीन नंबर ऑफ रो इनटू कॉलम, ठीक है। एन आर, सी आर को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड बाय एन कर देंगे। आर मीन्स रो इन क्वेश्चन, सी मीन कॉलम इन क्वेश्चन, और आर मीन कॉरेस्पॉन्डिंग टोटल। तो इस तरीके से मुझे बीजेपी की नीचे मेल की वैल्यू निकालनी है, तो मैं ऊपर वाले चार्ट में देखूंगा। सो ऊपर वाले चार्ट में से मैं यहाँ पे नीचे वाला बनाऊंगा, सो ऑब्जेक्ट से मैं एक्सपेक्टेड बनाऊंगा। ओके, तो कैसे बनाएंगे? सो मैं यहाँ पे देखो, इसकी वैल्यू 180 थी, क्योंकि कॉलम का टोटल था ऊपर वाले का मेरा 180, मल्टीप्लाई बाय रो का टोटल था 270, और डिवाइड बाय कितना हमारे पास सैंपल था 500। तो मेरी वैल्यू आ गई 97.2 यहाँ पे। तो मैं 0.2 हटा दूं तो इट्स बिकम 97 वैल्यू।
उसी तरीके से मैं मेल ऑफ कांग्रेस की वैल्यू निकालूंगा। मेल ऑफ कांग्रेस की वैल्यू के लिए मेरे पास अब इस का जो मेरे पास सेकंड कॉलम का टोटल आ रहा है वो 120 आ रहा है, रो का टोटल तो 270 रहेगा, तो ये मेरे पास 120 इंटू 270 डिवाइड बाई 500 बन जाएगा। उसी तरह आप क्योंकि 20 ही है सिर्फ वैल्यू, बट अगर मैं इस पूरी रो को देखूं तो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा 200 आ रही है। सो इट इज 200 मल्टीप्लाई बाय 270 सो डिवाइडेड बाय 500। तो इस तरीके से मैं वैल्यूज यहाँ पे प्लेस करता जाऊँ। अगर मैं सारी की सारी वैल्यू प्लेस कर दूंगा तो मेरा कुछ इस तरीके से ये चार्ट बन जाएगा। सो मेल बीजेपी 97, फीमेल 83, इस तरीके से मैंने वैल्यूज यहाँ पे फिट कर दी। सो दिस इज एक्सपेक्टेड, और लेफ्ट साइड जो ऑब्जर्व्ड था और राइट साइड एक्सपेक्टेड है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे निकालते हैं? पहले तो हमने देखा था कि जितने मेरे पास डाटा थे -1 कर दिए, पर रो और कॉलम है तो रो और कॉलम के केस में मैं मल्टीप्लाई करूंगा रो -1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम -1। यहाँ पे देखो रो जो मेरी यहाँ मेल थी या फीमेल थी, तो 2 - 1 हो गया, और कॉलम्स मेरे पास यहाँ बीजेपी या कांग्रेस या आप तीन से, तो लेवल ऑफ फ्रीडम मेरा 3 - 1 बन जाएगा ये। सो 1 इंटू 2 इक्वल टू 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास 2 है। अब मैं यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम मुझे पता चल गया 2 है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला के थ्रू वर्क करूंगा। मेरे पास फॉर्मूला वही है, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्केयर, और मैं इन सबको एक इस तरीके से लिख दूंगा कि जो ऑब्जर्व थी बीजेपी मेल की 150 थी, माइनस किया मैंने एक्सपेक्टेड जो वैल्यू थी बीजेपी की वाई 97, इनका स्केयर लेके माइनस का स्केयर लेके डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है 97। तो इस तरीके से नीचे देखिए हम इन वैल्यूज को प्लेस कर सकते हैं इस तरीके से। जब मैंने इन वैल्यूज को प्लेस कर दिया तो मेरे पास जो एट द एंड रिजल्ट बना दैट इज 259.7। अब मैं चार्ट के ऊपर जाता हूँ तो चेक करता हूँ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। चार्ट ये कह रहा है कि अल्फा जो मेरी 0.05 वैल्यू है, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 2 5.991 या इससे छोटी होती तो मैं नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेता। नल हाइपोथेसिस कह रहा था जेंडर का रूलिंग पार्टी के ऊपर कोई लिंक नहीं है, पर ये मेरा गलत हो गया। तो जेंडर डिफाइंस द रूलिंग पार्टी, सो नल हाइपोथेसिस को हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, क्योंकि नो रिलेशनशिप, नल क्या कह रहा था कि नो रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड फेवरेट रूलिंग पार्टी, पर हमारी वैल्यूज तो काफी बड़ी आई। तो हम जो है कैलकुलेटेड का स्केयर वैल्यू लेस देन इक्वल टू वैल्यू इन चार्ट होती तो तब हम रिजेक्ट नहीं कर सकते थे। हमारी बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू आई तो हम क्या करेंगे, हमने क्या एक्सेप्ट किया, हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यहाँ पे एक्सेप्ट किया। सो दिस वे हम यहाँ पे chi-square टेस्ट के थ्रू हम नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं। तो ये एक सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला है, और स्काईकेट लर्न में हमें सिंपल फंक्शन मिला हुआ chi-square टेस्ट का, बस उसके अंदर हमने वैल्यू बाद डेटा सेट अपने पास कर देने हैं और उसने अपने आप ही हमें एक वैल्यू दे देनी है। सो दिस वे हम इसको यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं। हम बात करें एफ टेस्ट की। एफ टेस्ट सैंपल वेरिएशन काम आता है, तो लार्जर सैंपल वेरिएंस और स्मॉलर सैंपल वेरिएंस का हम यहाँ पे डिवाइड करके रेशियो निकाल देते हैं। तो सिग्मा फर्स्ट का जो सैंपल फर्स्ट सैंपल उसका स्केल ले लिया और नीचे वाले का स्केल ले लिया, तो जो भी इसका फॉर्मूला आता है जो एफ टेस्ट फॉर्मूला में यूज करते हैं। तो ये हमारा ज्यादातर यूज नहीं होता, तो हम यहाँ इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो होप आपको ये chi-square टेस्ट क्लियर होगा। जी स्क्वायर और chi-square में ज्यादा फोकस किया गया है, और chi-square में इसलिए ज्यादा हम फोकस करते हैं क्योंकि इससे हम बहुत इजीली नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स।